नमस्कार साथियों, मैं संजीव कुमार आप सबों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गुरु क्लासेस ऑनलाइन में, जहां पे हम लोग शिक्षक संबंधित सभी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। तो आज जो हमारा क्लास होने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग जो हमारा वन लाइनर सीरीज था इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस का, उस चीज़ को हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे। और हमारा आज जो टॉपिक है वो है बुद्धि निर्माण एवं बहुआयामी बुद्धि, जो कि CDP का एक टॉपिक है और कंस्ट्रक्शंस ऑफ इंटेलिजेंस एंड मल्टी डायमेंशनल चैप्टर से है। इस चैप्टर में हम लोग सभी प्रकार के इम्पोर्टेंट वन लाइनर को पढ़ेंगे, जो अभी तक एग्जाम में सभी प्रकार के परीक्षाओं में, चाहे वो CTET हो, KBS हो, NBS हो, DTPLSB हो, MPTET हो, सुपर टेट हो, सभी में आ चुका है ना। तो इस चीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ कुछ इसके बारे में पढ़ेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट्स भी जानने की कोशिश करेंगे। तो नॉर्मली बुद्धि क्या होता है, आप सबों को पता होगा। बुद्धि बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिना बुद्धि के, बिना इंटेलिजेंस के हम लोग नहीं रह सकते हैं। आप अभी कुछ भी कर रहे हैं, कोई भी काम करते हैं, उसमें आपका बुद्धि का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली हम लोग बुद्धि को इस तरह समझ सकते हैं कि बुद्धि से तात्पर्य संज्ञानात्मक व्यवहार, जो भी हमारा कॉग्निटिव बिहेवियर होता है, कि संपूर्ण वर्ग से होता है, पूरा कंप्लीट संपूर्ण वर्ग से होता है। जो व्यक्ति में सूझबूझ, जो हमारे अपने अंदर में जो हमारा भी सूझबूझ होता है, द्वारा समस्या समाधान। जैसे आपको कोई समस्याएं आती है, जैसे आपको अगर भूख लगी है तो आप क्या करते हैं, आप चाहते हैं हम खाना बनाएं, या फिर खाना बना हुआ जाके खाएं, या खाना भूख लगा तो किसी को हम बोलेंगे मुझे खाना चाहिए, या बाहर में है तो आप पैसा दीजिएगा खाना खरीदेगा। तो कोई भी काम जब आपके सामने समस्याएं आती है, जब आप कुछ नहीं करते हैं और समस्याएं आती है, तो आप सूझबूझ लगाते हैं उस समस्या को समाधान करने के लिए। और उस समाधान करने के लिए जो सूझबूझ लगाते हैं वही क्या है, बुद्धि है। नई परिस्थितियों के साथ समायोजन करने की क्षमता है। जो भी समस्या, जैसे अभी हमारे सामने एक समस्या एपिडेमिक का जो है, कोरोना वायरस का है, तो अभी क्या है, समस्याएं हैं। इस समस्या को दूर करने के लिए अभी क्या हो रहा है कि लॉकडाउन हुआ है, क्वारंटाइन सेंटर है, अलग अलग मेडिसिन अभी नहीं बना, मेडिसिन बनाया जा रहा है। तो अलग अलग समस्याएं, उसका हम लोग समाधान करने के लिए एक से एक विकल्प निकालना है। ये सब क्या है, एक बुद्धि का ही है, यूज है ना। और बुद्धि बहुत तरह के होते हैं। अमूर्त रूप से सोचने वाली बुद्धि होती है, मूर्त बुद्धि होती है, अलग अलग बुद्धि, सामाजिक बुद्धि होती है। जिसे थॉर्नडाइक जी ने क्या किए हैं, थॉर्नडाइक ने 3 भागों में बांटा है बुद्धि को। हम थॉर्नडाइक ने 3 भागों में बुद्धि को बांटा है। वो बुद्धि क्या है उसे मैं बताता हूँ कि थॉर्नडाइक जी ने जो 3 भागों में बुद्धि को बांटा है, वो बुद्धि है आपका, पहला है वो सामाजिक बुद्धि। वो क्या क्या कहलाता है, सामाजिक बुद्धि। सामाजिक बुद्धि क्या होता है, जिसको हम लोग सोशल इंटेलिजेंस कहते हैं। इसमें क्या होता है, सामाजिक बुद्धि जो है हमारा सोशल इंटेलिजेंस, उसमें कोई भी ऐसा बुद्धि जो भी हम लोग सोशलाइजेशन वर्क करने में करते हैं। कहने का मतलब क्या, सामाजिक बुद्धि से तात्पर्य वैसी सामान्य मानसिकता से होती है जिसके सहारे व्यक्ति अन्य व्यक्तियों को ठीक ढंग से क्या कहता समझता है। जैसे अगर आप लोग एक समाज में रहते हैं, किसी को समस्या है, उसका समाधान अगर कर, जैसे अभी क्या कर, बहुत सारे राहत पैकेज डाले जा रहे हैं, अलग अलग संगठन के द्वारा बहुत को राशन पानी दिया जाता है। तो ये सब क्या है, एक सामाजिक सोशलाइजेशन बुद्धि है हमारा, ठीक है। और ये क्या होता है, जिसके सहारे व्यक्ति अन्य व्यक्तियों को ठीक ढंग समझता है तथा व्यवहार कुशलता भी दिखाता है। ऐसे लोगों को सामाजिक संबंध, सोशल रिलेशनशिप क्या होता है, अच्छा होता है। जो भी इस टाइप के व्यक्ति सामाजिक संबंध क्या होता है, अच्छा होता है। दूसरा जो थॉर्नडाइक जी ने बुद्धि के प्रकार बताए थे, वो था अमूर्त बुद्धि, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बोलते हैं। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग क्या होता है कि ये बुद्धि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जैसे हम लोग इमेजिनेशन करते हैं किसी भी चीज़ के बारे में, जो हमें नहीं दिख रहा उसके बारे में हम सोचते हैं। सिंपली कहते हैं अमूर्त विषयों के बारे में, जो हमारे सामने नहीं है, उसके बारे में चिंतन करने की क्षमता जो होती है, वो अमूर्त बुद्धि कहलाती है। जैसे अगर आप लोग यहाँ पे हैं, अगर आप लोग यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, तो मैं कुछ बता रहा हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग आप अगर कुछ सोच रहे हैं। जैसे अभी आप लोग दिल्ली में नहीं, दिल्ली के बारे में सोच रहे हैं, कोई न्यूज़ देखते हैं तो न्यूज़ में ऐसा ऐसा हो रहा है, तो उस सिचुएशन में आप किस तरह से अपने आप को फील कर रहे हैं, तो ये क्या है, अमूर्त बुद्धि है। ओके। और तीसरा उन्होंने बताया था, जो था वो कंक्रीट इंटेलिजेंस था, जो कि बोलते हैं हम लोग मूर्त बुद्धि था। क्या था, मूर्त बुद्धि। मूर्त बुद्धि क्या होता है, इसमें क्या होता है कि मूर्त बुद्धि तात्पर्य वैसी मानसिक क्षमता से होती है जिसके सहारे व्यक्ति मूर्त या ठोस वस्तुओं के सहारे सोचता है। जैसे आपके सामने अगर कोई बच्चा के सामने अगर हम लोग पेन देते हैं, एक पेन का पिक्चर बनाते हैं, और इस पेन के बारे में वो बच्चा अगर सोच रहा है, तो ये क्या हो रहा है, ये मूर्त बुद्धि का उदाहरण है। और इस पेन के बारे में बताएंगे कैसा था ये पेन, कौन कंपनी का पेन था, तो ये सब क्या हो गया, मूर्त बुद्धि के बारे में होगा। क्लियर है, 3 टाइप बताएं। और आप लोग कहिएगा सर बहुआयामी बुद्धि, जो हमारा यहाँ पे टॉपिक है कि बहुआयामी बुद्धि होता क्या है।
बहुआयामी बुद्धि नॉर्मली ये कह सकते हैं कि बहुआयामी बुद्धि का शाब्दिक अर्थ ये होता है, जो शब्द से रिलेटेड है, एक ही व्यक्ति में अलग अलग तरह का जो बुद्धि इंटेलिजेंस होता है। जैसे कोई व्यक्ति में क्या सिंगिंग भी कर सकता है, डांसिंग भी कर सकता है, टीचिंग भी कर सकता है। दिस इज द मल्टी टैलेंटेड वर्क। इसको क्या बोलते हैं? मल्टी डायमेंशनल क्वालिटीज बोलते हैं। ठीक है, सिंपली ये भी कह सकते हैं एक ही व्यक्ति के अंदर विभिन्न प्रकार के कौशलों का विकास, अर्थात सामाजिक समझ हो, राजनीतिक समझ हो, समस्या समाधान से हो, किसी भी तरह का बुद्धि, इसको बोलते हैं हम लोग बहुआयामी बुद्धि। जो बहुत बड़े विद्वान होते हैं उसमें क्या होता है? बहुआयामी बुद्धि होता है, मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस होता है। ओके, तो अब हम लोग कुछ सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट जितना भी वन लाइनर अभी तक पूछा गया उसको हम लोग देखेंगे। ओके, तो आप लोग और जो इस यूट्यूब चैनल पे हमारे नए हैं वो ज़रूर इस चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, और ताकि आपको इस तरह के वीडियो मिलते रहें, क्योंकि प्रत्येक दिन अलग अलग टॉपिक पे हम लोग वीडियो बनाते हैं, प्रत्येक सब्जेक्ट का वीडियो पढ़ते हैं हम लोग। तो आप लोगों को कोई भी समस्या नहीं हो, आपको नोटिफिकेशन मिले। साथ ही साथ आप लोग अपने दूसरे ग्रुप में भी शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। चलिए, तो आपके सामने आ चुका है पहला जो हमारा क्वेश्चन है, उसको देखिए। तो सभी को गुड इवनिंग, जो लेट से भी आए हैं। तो आज का सेशन आराम से आप लोग ज्वाइन कीजिए। आज आप लोगों को कुछ क्वेश्चन में बीच में पूछूंगा, उसका आंसर देना है। ये MCQ आज नहीं है, तो आप लोग आराम से, कोई डाउट होता है तो आप कमेंट कीजिए। ओके, तो देखते हैं हम लोग ये क्या है। बुद्धि सीखने की योग्यता है, कथन किसका था? बुद्धि सीखने की योग्यता है, किसने कहा था? तो हमारे बंकिंघम जी ने कहा है। बंकिंघम जी ने क्या कहा है? बुद्धि एक सीखने की योग्यता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन डायरेक्ट आपको पूछा जाएगा वन लाइनर, तो आपको क्या करना है? आपको डायरेक्ट बता देना है कि बुद्धि क्या है, कि सीखने की योग्यता है। ये बंकिंघम जी का कथन है। ओके, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब है कि बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। आप जानते हैं ये किसने कहा है? बुद्धि कार्य करने की एक विधि। ये वुडवर्थ जी का कथन है। किसका है? वुडवर्थ जी का कहना है कि बुद्धि कार्य करने की विधि है। मतलब जैसे अगर कोई भी हम लोग काम करते हैं, जैसे हम लोग कोई भी ड्राइंग ही बनाएंगे, तो ड्राइंग करने में जो भी हम लोग स्किल लगाते हैं कार्य करने की, ये हमारा योग्यता है। कोई आदमी अच्छा पेंटिंग करता है, कोई आदमी क्या करता है? खराब पेंटिंग करता है। तो इसमें क्या है? ये कार्य करने की योग्यता के कारण ही संभव है। ठीक है, तो ये कथन किसने कहा है? तो वुडवर्थ जी ने कहा। ओके, तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये सब क्वेश्चन बहुत बार आया है, तो आप लोग ध्यान से इसको देखिएगा और समझिएगा। बुद्धि अमूर्त चिंतन की क्षमता है। मैंने जैसे बताया अमूर्त चिंतन, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। तो कह रहा है कि बुद्धि जो है वो अमूर्त चिंतन की क्षमता है। ये कथन किसका है? तो टर्मेन जी ने कहा है। ये कथन किसने कहा है? टर्मेन जी ने कहा है कि बुद्धि जो अमूर्त चिंतन की क्षमता है, जो हमारा बुद्धि है, अगर हम लोग इसमें कोई भी चीज़ के बारे में सोचते हैं, उसके बारे में इमेजिन करते हैं, तो हमारा उसमें जो है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग वर्क करता है, मतलब अमूर्त चिंतन वर्क करता है। ओके, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन हैं। आप लोगों को पता होगा कि बुद्धि को अनेक कारक प्रभावित करते हैं। तो कौन कौन कारक प्रभावित करते हैं? तो वंशानुक्रम, हेरिडिटी किस तरह से प्रभावित करता है? जैसे किसी ऐसे माँ बाप जिसके बहुत अच्छे हैं, उसका IQ लेवल माँ बाप का अच्छा है, तो बच्चे में भी चांस रहता है कि उसका वंशानुक्रम अच्छा होने के कारण उसका IQ लेवल क्या होगा? अच्छा होगा। ओके, वातावरण, जिस वातावरण में बच्चे रह रहे हैं, अगर सपोज किसी माँ बाप का वातावरण हेरिडिटी अच्छा नहीं आया किसी बच्चे में, और उसे अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं, अच्छा जगह पढ़ा रहे हैं, अच्छा इन्वायरमेंट दे रहे हैं, तो वो हो सकता है कि वो बच्चा में क्या हो सकता है कि उसका इंटेलिजेंस बढ़ेगा नहीं, लेकिन उसके बुद्धि को प्रभाव डालेगा। ओके, तो इसलिए हम लोग अगर अच्छी तरह से पढ़ते हैं, अच्छा बच्चे को पढ़ाते हैं, तो उसका बुद्धि में क्या होता है? डेवलपमेंट होता है, वो बाय द हेल्प ऑफ इन्वायरमेंट। आयु, एज भी फैक्टर है, कि कम एज में जिस एज में बच्चा है उसी अकॉर्डिंग बुद्धि होता है। स्टार्टिंग एज में बच्चे जल्दी सीखते हैं, लेकिन एज के अकॉर्डिंग बुद्धि का भी डेवलपमेंट होता है। जैसे कि अगर कोई बच्चा बाल्यावस्था में जिस अवस्था में है, तो वो जिस क्लास में है, फिर किशोरावस्था में दूसरे क्लास में जाएंगे, तो वहाँ पे उसका बुद्धि क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो उसका आयु भी प्रभावित करता है। प्रजाति, वो किस प्रजाति से है? जैसे अगर कोई जानवर है, कोई आदमी है, आदमी में, तो आदमी और जानवर का बुद्धि IQ लेवल में डिफरेंसेस होता है। मतलब प्रजाति के कारण भी बुद्धि प्रभावित होते हैं। प्रजाति में भी मनुष्य प्रजाति हो गया, एनिमल संख्या, अलग अलग जितने भी संख्या है, सब में इंटेलिजेंस में क्या होता है? डिफरेंसेज होता है। लिंग,
सेक्स भी बुद्धि को प्रभावित करता है कि लड़का या लड़की, ऐसे नॉर्मली नहीं होता लेकिन कुछ कुछ सेक्टर में, जैसे लैंग्वेज डेवलपमेंट क्या होता है कि आपका लड़कियों का लड़कों के कंपेरिजन में ज़्यादा होता है उसके कम एज के समय में। जैसे हम कह सकते हैं किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में लड़कियां लड़कों से जल्दी लैंग्वेज सीखती है, तो ये भी बुद्धि को प्रभावित करता है। स्वास्थ्य, हेल्थ, जैसे किसी का हेल्थ बहुत अच्छा है तो वो अच्छा उसका बुद्धि है, अच्छा पढ़ाई कर रहा है तो उसका बुद्धि इंटेलिजेंस ज़्यादा काम करेगा। किसी कारण से किसी बच्चे का तबीयत खराब हो गया और उसे 30 डेज का बेड रेस्ट लिखा चले गया, और वो 30 डेज का बेड रेस्ट में क्या होगा, वो उसका इंटेलिजेंस जो क्लास करता था वो क्या होगा, छूट जाएगा, तो उसका बुद्धि क्या होगा, कम हो। जैसे आप लोग अगर यूट्यूब पे हैं तो आप रेगुलर क्लास कर रहे हैं, प्रत्येक दिन इवनिंग में आप मेरा क्लास करते हैं, तो आपका इंटेलिजेंस क्या होगा, बढ़ेगा। और जो स्टूडेंट क्लास नहीं करेंगे तो वो उस चीज़ को नहीं जानेंगे, कल मैंने जो पढ़ाया था आज मैं उसके बारे में 2 लाइन बोलूँगा तो आप समझ जाइएगा, लेकिन कल उसके बारे में मैंने 10 लाइन बोला था तो जो क्लास नहीं किए थे उसको समझने में परेशानी होगी। तो वही चीज़ होता है। तो स्वास्थ्य, हेल्थ, या फिर आपका अगर स्वास्थ्य अच्छा नहीं है जिस कारण से क्लास नहीं कर पाए तो आप पीछे हो सकते हैं, तो ये भी आपका क्या होता है, प्रभावित करता है। तो ये सब फैक्टर क्या है, बुद्धि को प्रभावित करते हैं। ओके, तो अब आगे बढ़ा जाए। अब जैसे मैंने शुरू में ही आपको चर्चा कर दिया था कि आपके जो थॉर्नडाइक जी ने हैं वो कितने प्रकार के बुद्धि बताए हैं, वो थॉर्नडाइक जी ने बुद्धि के प्रकार बताए हैं, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि एवं गामक या यांत्रिक बुद्धि। अमूर्त, गामक या यांत्रिक बुद्धि इन्होंने बताया है। गामक या यांत्रिक बुद्धि क्या होता है, इसे हम लोग अमूर्त बुद्धि भी, कंक्रीट इंटेलिजेंस भी कहते हैं। ये नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग किसी एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं, कोई भी मूर्त एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। ओके, तो उसी को हम लोग गामक या यांत्रिक बुद्धि भी कहते हैं। और इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा कि बुद्धि के टाइप को जो नॉर्मली पूछा जाएगा कि थॉर्नडाइक जी ने कितने भागों में बांटा है, 3 भागों में बांटा है, ये 3 नाम भी पूछता है या फिर नाम नहीं पूछता है, तो आप लोग क्या करना है कि इसके अलग अलग टाइप्स को, तीनों टाइप्स को जोड़ के 3 टाइप होता है, इस चीज़ को आप लोग को आंसर करना है। ओके, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब एक क्वेश्चन बहुत बार आया है आपको एग्जाम में, अलग अलग स्टेट में, कि 120 कारक सिद्धांत, 120 कारक सिद्धांत किसने दिया है, तो ये जे.बी. गिलफोर्ड जी ने दिया है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछाता है कि 120 कारक सिद्धांत किसने दिया है, जे.बी. गिलफोर्ड जी ने दिया है। तो कुछ का मैं अभी थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि कुछ आप लोग नाम सुन लीजिए। एक कारक सिद्धांत किसने दिया है बताइए, तो बीने जी ने दिया है। एक कारक सिद्धांत पूछेगा तो आपको किसने दिया है, बीने जी ने दिया है। फिर मैं आपको बताता हूँ क्या द्विकारक या 2 कारक सिद्धांत, वो और एक कारक सिद्धांत में बीने मेन है लेकिन उसमें साथ में टर्मन भी नाम आता है और स्टर्न का भी नाम आता है, इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। एक कारक सिद्धांत अगर पूछेगा तो बीने, टर्मन और स्टर्न तीनों का योगदान है, लेकिन ज़्यादातर बीने आता है। उसके बाद आता है द्विकारक सिद्धांत में स्पीयरमैन जी ने दिया है, स्पीयरमैन जी ने दिया है, और इसे हम लोग क्या कहते हैं, जी कारक सिद्धांत भी बोला जाता है। कि इसका कहना था कि मनुष्य का जो मस्तिष्क होता है उसमें क्या होता है कि 2 प्रकार के मानसिक योग्यताएं होती हैं। ठीक है, प्रथम सामान्य, जो सिंपल, जिसको हम लोग जनरल बोलते हैं, ठीक है, जनरल सामान्य मानसिक योग्यताएं, और दूसरा जो होता है विशिष्ट मानसिक योग्यताएं, जिसको बोलते हैं हम लोग स्पेसिफिक इंटेलिजेंस। ठीक है, दोनों में डिफरेंस रहता है। प्रत्येक व्यक्ति में 2 तरह का होता है, एक सामान्य और एक इंटेलिजेंस। तो सामान्य बुद्धि से नॉर्मल प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं, और इंटेलिजेंस वाले अधिक समस्याएं होती हैं तो अधिक तरह के प्रॉब्लम को दूर करते हैं। एक उसके बाद आता है बहुकारक सिद्धांत। बहुकारक सिद्धांत किसने दिया है जल्दी बताइए, थॉर्नडाइक जी ने दिया है। बहुकारक सिद्धांत किसने दिया है, थॉर्नडाइक जी ने दिया है, जिसने बुद्धि को 3 भागों में बांटा है। इसका ये कहना था कि जो बुद्धि कई तत्वों समूह का होता है, अनेक तत्व, एक तत्व 2 तत्व में बहुत सारे तत्व का होता है। प्रत्येक तत्व में कोई सूक्ष्म योग्यताएं निहित होती हैं, प्रत्येक तत्व में कुछ ना कुछ क्या होता है, योग्यताएं, अलग अलग इंटेलिजेंस होता है, अलग अलग इंटेलिजेंस निहित होता है। और सभी इंटेलिजेंस क्या करता है, अतः क्या होता है कि जो सामान्य बुद्धि नाम की कोई चीज़ नहीं होती, नॉर्मल बुद्धि जिन्होंने जो द्विकारक सिद्धांत वाले ने जो दिया है स्पीयरमैन ने, उससे अकॉर्डिंग कुछ नहीं होता है। और वो बहुत सारे होते हैं, जैसे कि आपको लेवल होते हैं, नॉर्मली जो 4 लेवल इन्होंने बताया है कि स्तर, परास या सीमा, क्षेत्र और एरिया।
इसके अतिरिक्त थर्मोडायनेमिक ने 4 स्वतंत्र प्रतिमान बताएं, एस्पेक्ट्स बताएं। क्लियर है? तो आपको कहने का मतलब क्या है, अगर नॉर्मली पूछा एक का सिद्धांत बीने टर्मन ने दिया है, द्विका सिद्धांत स्पेरमैन ने दिया है, बहुका सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इस चीज़ को आप लोग तीनों सिद्धांत को दिमाग में रखिएगा। ओके, तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट की तरफ। चलिए, आपको दिख रहा होगा केटल का सिद्धांत। तो नॉर्मली केटल का सिद्धांत किसने दिया है? केटल जी ने दिया है। केटल का सिद्धांत किसने दिया है? केटल। और अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछे कि केटल का सिद्धांत किसने दिया है, तो आपको दिमाग में सिंपल और याद रखने का भी तरीका नॉर्मली आसान हो गया कि केटल का सिद्धांत केटल ने दिया है। तो ये बहुत क्या है, आसान चीज़ें हैं। तो ये बार पूछा जाएगा तो आपको आराम से याद हो जाएगा इसको। चलिए, अब आते हैं हम लोग कि सम्मिलित सिद्धांत क्या होता है। कि सम्मिलित सिद्धांत किसने दिया है, या इससे दिया है गिलफोर्ड जी ने। सम्मिलित सिद्धांत किसने दिया है? गिलफोर्ड जी ने दिया। इसमें क्या है, बुद्धि परीक्षण को सामान्य रूप से 2 वर्गों में विभाजित किया है। कौन कौन 2 वर्ग है उसे हम लोग देखते हैं। एक होता है क्या है, व्यक्तिगत बुद्धि, और एक होता है सामूहिक बुद्धि। मतलब यहाँ पे व्यक्ति कह सकते हैं इंडिविजुअल इंटेलिजेंस, और एक होता है ग्रुप इंटेलिजेंस, सामूहिक बुद्धि। और इसको भी हम लोगों ने 2 भागों में बांटा है। वो क्या है, व्यक्तिगत बुद्धि होता है क्या, व्यक्तिगत बुद्धि में होता है व्यक्तिक शाब्दिक बुद्धि, व्यक्तिक शाब्दिक परीक्षण, और होता है व्यक्तिक अशाब्दिक परीक्षण। व्यक्तिक शाब्दिक परीक्षण और व्यक्तिक अशाब्दिक परीक्षण 2 तरह से। फिर इसको हम लोग आगे बांटेंगे सामूहिक बुद्धि में। सामूहिक बुद्धि को बांटा है 2 भागों में, वो है क्या है, सामूहिक शाब्दिक परीक्षण और सामूहिक अशाब्दिक परीक्षण। क्लियर है? तो इस चीज़ को हम लोग याद कर लेंगे कि गिलफोर्ड जी ने 2 भागों में बांटा है। एक होता है व्यक्तिगत बुद्धि और एक होता है सामूहिक बुद्धि। व्यक्तिगत बुद्धि को भी 2 भागों में, एक होता है व्यक्तिक शाब्दिक बुद्धि और एक व्यक्तिक अशाब्दिक बुद्धि। और सामूहिक बुद्धि में सामूहिक बुद्धि को भी 2 भागों में। क्लियर है? चलिए, अब नेक्स्ट 9 नंबर हमारा क्वेश्चन आ चुका है कि सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण जो है वो है क्या, वो आर्मी अल्फा टेस्ट सेना समान वर्गीकरण परीक्षण। ये बार बार आप लोगों को आता होगा, आर्मी अल्फा टेस्ट। सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण में क्या होता है, आर्मी अल्फा टेस्ट ये पूछा जाता है। ये सामूहिक बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत आता है जो वर्गीकरण किया गया है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट है जो 10 नंबर हमारा क्वेश्चन है। ये है आपका कि सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, ये आर्मी बीटा टेस्ट, शिकागो अशाब्दिक शब्द, ये क्या था, शिकागो में हुआ था। और अशाब्दिक टेस्ट है कि पहला क्या था, सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, ये आर्मी बीटा टेस्ट था, वो अल्फा टेस्ट था। चलिए, अब आता है क्या, ऐसे बुद्धि परीक्षण जिसमें भाषा का प्रयोग किया जाता है, जिसे शाब्दिक बुद्धि परीक्षण कहते हैं। जिसे आपको पहले भी बताए थे कि ऐसे बुद्धि परीक्षण जिसमें भाषा का प्रयोग किया जाता है वो क्या कहलाता है, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण कहलाता है। क्या कहलाता है, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। मतलब ऐसे बुद्धि परीक्षण जिसमें भाषा का प्रयोग किया जाएगा वो शाब्दिक बुद्धि परीक्षण कहलाएगा। और जिसमें कुछ कुछ चीज़ों का प्रयोग करके किया जाता है उसमें अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण आता है। वो मैं आगे अभी बता रहा हूँ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आने दीजिए, आपको मैं समझा देता हूँ उसको। जल्दी से आप लोग बताइए, फर्स्ट वर्ल्ड वार जो हुआ था कब हुआ था? इस चीज़ आया है तो फर्स्ट वर्ल्ड वार व्हेन फर्स्ट वर्ल्ड वार बिगन, कब शुरू हुआ था? जल्दी से बताइए आप लोग। तो इसमें क्वेश्चन है, आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए। क्वेश्चन है, सामूहिक बुद्धि परीक्षण का विकास सर्वप्रथम कब से हुआ? सामूहिक बुद्धि परीक्षण का विकास सर्वप्रथम कब से हुआ? तो प्रथम विश्व युद्ध से हुआ। तो बहुत बहुत बढ़िया, सबका आंसर आ रहा है, वेरी गुड। चलिए, सही है आप लोगों का। चलिए, तो क्या हो गया, सामूहिक बुद्धि परीक्षण का विकास सर्वप्रथम कब से हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध से हुआ था, जो कि 1914 में शुरू हुआ था। आप लोगों को पता है, बहुत का आंसर भी है, 1914 में शुरू हुआ था प्रथम विश्व युद्ध। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम लोग आज जितने भी क्वेश्चन करेंगे वो सब क्वेश्चन सीटेड हो, चाहे जिस तरह के भी एग्जाम में, सब में आया हुआ है। तो आप बेफिक्र होगा, इसको देखिए, समझिए। और साथ ही साथ आप लोग अभी जल्दी से सब कोई अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को लिंक को शेयर कर दीजिए, ताकि दूसरे भी देख सकें और ये सभी तक फैलें, सब कोई लाभ उठा सकें। ओके, आप लोगों को शेयर जरूर करना है वीडियो को, है ना।
और पसंद आए तो लाइक भी करना है। चलिए कहता है ऐसे बुद्धि परीक्षण जिसमें लकड़ी के गुटकों, चलिए मैं आपको बताया था कि मैं बाद में बताता हूँ, वही आ गया है। ऐसे बुद्धि परीक्षण जिसमें लकड़ी के गुटकों इत्यादि का प्रयोग करके बुद्धि परीक्षण किया जाता है उसे किस नाम से जाना जाता है? अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। मतलब जिसमें लकड़ी के गुटकों या इत्यादि तरह के सामान का प्रयोग करके जो बुद्धि परीक्षण किया जाता है उसे अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण कहते हैं। ठीक है, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण भी मैंने पहले बता दिया है कि जिसमें क्या होता है, शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वो शाब्दिक बुद्धि परीक्षण कहलाता है। चलिए, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो क्वेश्चन। चलिए, तो आपके सामने आ चुका है, बहुत ही इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं इसको, VVI, ये बार बार एग्जाम में आता है और इस फार्मूला पे आपको सभी तरह के क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है ना। बुद्धि लब्धि मापन का आविष्कार किया था टर्मेन जी ने। बुद्धि लब्धि मापन का आविष्कार किसने किया था? टर्मेन जी ने किया था, आप लोगों को पता है। और इसमें बुद्धि लब्धि जिसको हम लोग बोलते हैं IQ बराबर क्या हो जाता है कि मानसिक आयु भगा या बट्टे बोलते हैं, जिसको बट्टे बोलते हैं, वास्तविक आयु गुना 100। IQ बराबर हम लोग नॉर्मली लिखना चाहेंगे, क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए? MA हो गया मेंटल एज, MA/CA, क्रोनोलॉजिकल एज होता है मल्टीप्लाई 100। तो इस पे क्वेश्चन आपको मिलता है, तो आप लोग जल्दी से इस पर आप लोग क्या कहते हैं, बैठाते हैं और इसको बना देते हैं। अगर इसमें से 2 चीज़ दिया हो, 1 चीज़ नहीं दिया होगा तो आप लोग तो क्या कीजिएगा, बना दीजिएगा, है ना। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इस चीज़ को आप लोग एकदम बाय हार्ट कर लीजिए, इस फार्मूला से क्वेश्चन आना ही आना है, तो इसलिए आप लोग को ध्यान देना है। अब एक क्वेश्चन भी आने वाला है, आप लोग को इसका आंसर देना है। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत, तो मैंने अभी तुरंत बताया था, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत किसने दिया है? तो थॉर्नडाइक जी ने दिया है। तो आप लोग सुन चुके हैं, तो आप लोग थॉर्नडाइक जी ने क्या किया, बहुकारक सिद्धांत दिया है। बहुकारक सिद्धांत क्या है उसके बारे में मैंने चर्चा किया है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये कथन है कि बुद्धि वही है जो बुद्धि परीक्षण मापता है। बुद्धि वही है जो बुद्धि परीक्षण मापता है। मत है वोरिंग का। किसका मत है? वोरिंग जी ने ये बात कहा है कि बुद्धि वही है जो बुद्धि परीक्षण को मापता है। ये किसने कहा है? वोरिंग जी ने कहा है। वेरी गुड। चलिए, तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे है, ये चीज़ मैंने चर्चा कर दिया, फिर से ये क्वेश्चन आया है, बहुत बार पूछता है कि बुद्धि को सामाजिक बुद्धि, स्थूल बुद्धि था अमूर्त बुद्धि के रूप में। स्थूल बुद्धि को मूर्त बुद्धि कहते हैं। ठीक है, नाम अलग अलग आएगा, आपको इस चीज़ को ध्यान देना है। स्थूल बुद्धि को मूर्त बुद्धि नहीं, बल्कि अमूर्त बुद्धि हो गया एब्स्ट्रैक्ट, और ये स्थूल बुद्धि को कंक्रीट या फिर मूर्त बुद्धि कहते हैं। कोई किसने दिया है? थॉर्नडाइक जी ने दिया है। क्लियर हो गया? चलिए, और इसी ने बहुकारक सिद्धांत भी दिया है, इस चीज़ को भी ध्यान देना है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, और ये क्वेश्चन आ चुका है, जैसे मैंने पहले बताया था आपको कि बुद्धि के एक खंड सिद्धांत को किसने दिया है? विने, टर्मेन और स्टर्न जी ने दिया है, या जिसको हम लोग एक कारक सिद्धांत भी बोलते हैं। एक खंड को क्या बोलते हैं? एक कारक। तो नाम में कुछ नहीं लिखा हुआ, आप लोग कॉन्सेप्ट समझना है कि नाम इस तरह से पूछ सकता है। और इसमें नॉर्मली क्या होता है, मैं एक बार से चर्चा करता हूँ। एक कारक सिद्धांत प्रतिपादन तो बीने ने किया था, और इसका सहयोगी था क्या है? टर्मेन था और स्टर्न था। इसमें देखिए होता क्या है, इन मनों के अनुसार जो होता है, मानसिक जो बुद्धि वह मानसिक शक्ति है जो व्यक्ति के समस्त कार्यों को संचालित करता है। बुद्धि जो है वह मानसिक शक्ति है जो समस्त कार्यों को संचालित करता है, व्यक्ति को प्रभावित करता है, और ये व्यक्ति को व्यवहार को प्रभावित करता है। जैसे अगर कोई भी आप काम करते हैं, किसी भी तरह का वर्क करते हैं, तो आपका बुद्धि वहाँ पे लगता है। सभी तरह काम, हाथ को मूव करना हो, कान से सुनना हो, आँख से देखना हो, पैर चलाना हो, मच्छर काट रहा है तो हाथ से मारना हो, जिस टाइप का वर्क हो, तो आपका इंटेलिजेंस जो नॉर्मली इंटेलिजेंस है वो क्या करता है? एक तरह से काम करता है, जिसे हम लोग एक कारक सिद्धांत करते हैं, जिनमें विने, टर्मेन और स्टर्न जी का योगदान दिया गया है। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन आपके सामने है कि बच्चे की बुद्धि
लब्धि 90 से 110 के मध्य है तो वह कौन बुद्धि होगा? तो सामान्य बुद्धि होगा। तो इसका मैं चार्ट एक बार आप लोगों को सुना देता हूँ कि कहाँ से कहाँ क्या होगा, जो क्या किस क्षेत्र में बांटेंगे। तो आप लोग एक बार ध्यान से सुन लीजिए। इसका चार्ट को मैं प्रोवाइड भी कर दूंगा, लेकिन फिलहाल अभी आप लोग ध्यान सुनिए। देखिए होता क्या है, 140 या इससे अधिक होगा, मतलब क्या हो कि 140 से इक्वल टू या ग्रेटर हो, है ना। तो वो क्या हो जाएगा कि आपका कौन बुद्धि कहलाएगा? प्रतिभाशाली। क्या कहलाता है? प्रतिभाशाली, ठीक है। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जीनियस बोलते हैं। जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? जीनियस। ये लड़का क्या है? जीनियस है। जीनियस का मतलब क्या हो गया कि उसका इंटेलिजेंस कितना है? 140 से एबव है, उसको क्या बोलेंगे? जीनियस बोलेंगे। उसके बाद एक आता है आपका 120 से 139, मतलब 120 to 139, 120 139 आए तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे? श्रेष्ठ बुद्धि बोल देंगे। क्या बोल देंगे? श्रेष्ठ, जिसको हम लोग सुपीरियर बोलते हैं या वेरी सुपीरियर भी बोलते हैं। तो श्रेष्ठ बुद्धि इसी को बोलते हैं हम लोग। अब आगे आता है आपका, वो आता है 110 से 119, या फिर इसको हम आगे इसको बोलते हैं 90 से 109 बोलते हैं। 90 से 109 जो आएगा उसको कौन इंटेलिजेंस बोलेंगे? जल्दी से बताइए, बता सकते हैं आप लोग? सामान्य, जिसको हम लोग बोलते हैं जनरल। 90 से 109 तक या 110 तक आए तो वो सामान्य या नॉर्मल या जनरल बोलते हैं इंटेलिजेंस। उसके बाद आता है 88 से 89 तक। कितना आता है? इसका वेरिएशन आता है, जो इंटेलिजेंस बांटा गया है, अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग कहा है। नॉर्मली जो एवरेज है मैं वो बता रहा हूँ आप लोगों को कि अगर आपको 88 to 89 आए तो जल्दी से कमेंट कीजिए कौन बुद्धि होगा ये। अगर आप लोग जानते हैं जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से कीजिए। वेरी गुड, बहुत का आंसर आ गया है। ये होता मंद। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? डल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डल। ओके। उसके बाद यहाँ पे मैं फ्रेश कर देता हूँ, अच्छा से यहाँ लिखने में सही होगा। 88 to 89 हो गया मंद या डल। उसके बाद 72 अगर कितना रहे? 79 रहे। अगर किसी का IQ लेवल 70 to 79 रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे? सीमांत बुद्धि बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जल्दी बोलिए मेरे साथ आप लोग। सीमांत बुद्धि। सीमांत बुद्धि, सीमांत बुद्धि होता है, ये क्या होता है? बॉर्डर लाइन फीबल माइंडेड बोलते हैं। बॉर्डर लाइन फीडल माइंडेड मतलब सीमांत, मतलब सीमा के अंतर्गत है। 70 to 79। अब आ जाता है आपका कौन? 60 to 69, 60 से 69 तक जिसका रहेगा IQ लेवल, उसको कौन बुद्धि लब्धि बोलेंगे? मूढ़ बुद्धि बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? मूढ़ बुद्धि। मतलब उसका IQ लेवल क्या है? मूढ़ बुद्धि का है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मोरोन। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मोरोन। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। ये पूरा चार्ट में लिखा देता हूँ आप लोगों को। फिर आपको उसके बाद जो आता है 20 to 59, जिसका IQ लेवल 20 to 59 है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? हीन बुद्धि। क्या बोलेंगे? हीन बुद्धि, जिसको हम लोग बोलते हैं हीन बुद्धि। और ये इंग्लिश में इसको बोलते हैं एम्बेसियल। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एम्बेसियल। ठीक है। अब आ जाता है आपका 20 या उससे कम। 20 या उससे कम अगर किसी को बुद्धि है तो क्या बोलेंगे उससे हम? किस क्षेत्र में आएगा IQ? जड़ बुद्धि। क्या आता है? जड़ बुद्धि, जिसको हम लोग बोलते हैं इडियट। इंग्लिश में इसको बोला जाता है इडियट। नॉर्मली हम लोग बोलते हैं बातचीत में तुम बहुत इडियट हो। लेकिन इडियट का मतलब क्या होता है? जिसका बुद्धि लब्धि क्या हो? 20 या इससे कम हो। ठीक है। तो इडियट वाला काम आप लोग नहीं कीजिए कि कोई इडियट बोले और जो बोलता है उसको भी बताना है कि 20 उसका IQ लेवल होगा। ओके। नॉर्मली बोलता है तो आप लोगों को मे भी समझ में आ गया होगा। चलिए, तो बहुत बढ़िया। तो आगे हम लोग बढ़ें। नेक्स्ट है आपके सामने, ये रहा, और ये क्वेश्चन है। तो आप लोग आंसर देख लिए क्या? नहीं देखे हैं तो आप लोग जल्दी से इसका आंसर बताइए रफ करके। मैं इसे इरेज कर दिया हूँ। चलिए, आप लोग को इसका कमेंट करना है। हाँ,
चलिए क्वेश्चन है, यदि किसी बालक की मानसिक आयु 20 वर्ष एवं कालानुक्रमिक आयु जिसे सीए बोलते हैं 25 वर्ष है तो उसका बुद्धि लब्धांक क्या होगा। जल्दी से सब बना के आप लोग दिखाइए कितना होगा। आपको फार्मूला बता दिए हैं, MA/CA मल्टीप्लाई 100। चलिए मैं इसे सॉल्व करके दिखाता हूं। जैसे मैंने आपको क्या बताया फार्मूला, IQ बराबर, बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को आप लोग समझिएगा, IQ बराबर MA/CA मल्टीप्लाई 100, यही मैंने आपको बताया है। ठीक है, MA/CA मल्टीप्लाई 100, इस फॉर्मूला पे हम लोग बैठाते हैं। हमारा MA कितना दिया हुआ है, MA दिया हुआ मानसिक आयु 20 वर्ष दिया हुआ। ओके, मैं इसे इरेज करता हूँ फॉर्मूला को, 20 वर्ष दिया हुआ। ठीक है, फिर क्या दिया हुआ है, 25 गुना 100, इसको हम लोग करेंगे 2500 के 100 हो जाएगा, 4 टाइम्स में ये कटेगा, 4 टाइम्स में कटा तो 20 × 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 80। तो 80 जिन लोगों ने आंसर किया है, बहुत लोगों ने आंसर किया, उनका क्या है, सही है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, इसी तरह से हम लोग बनाएंगे बुद्धि लब्धि IQ निकालने के लिए। तो किसी भी तरह का क्वेश्चन हो आपको इस फॉर्मूला पर बैठाना है। और CTET हो, KVS हो, NVS हो, DTET हो, जितने भी शिक्षक संबंधित परीक्षा हैं, इससे 1 से 2 क्वेश्चन आना ही आना है। तो आप लोग ये गांठ बांध लीजिए, ये आपका 1 से 2 नंबर निश्चित इस क्वेश्चन से हो जाएगा। ओके, चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, तो आप लोगों को अभी मैंने बताया है, जस्ट बताया है, जल्दी से आप लोग कमेंट कर सकते हैं अगर आपको समझ में आ गया है कि वेसलर के बुद्धि IQ के अनुसार यदि किसी विद्यार्थी की बुद्धि लब्धि 120 से 129 के बीच है तो क्या होगा। क्या होगा जल्दी बताइए। ये वेसलर जी ने कहा है, इसको बोलते हैं हम लोग श्रेष्ठ बुद्धि बोलते हैं। वेसलर जी के अनुसार अगर 120 या 129 के बीच है तो वो वेरी सुपीरियर या अति श्रेष्ठ, इसको श्रेष्ठ बुद्धि कहते हैं। चलिए, वेरी सुपीरियर ना ओनली सुपीरियर होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बहुत बार आप लोग ये क्वेश्चन सुनते होंगे, देखते होंगे। बुद्धि परीक्षण के संदर्भ में औसत्य क्या है। ये पूरा है, बुद्धि परीक्षण के संबंध में औसत्य क्या है। औसत्य ये है कि आर्मी बीटा परीक्षण जो होता है का उपयोग सामूहिक बुद्धि परीक्षण के लिए नहीं किया जाता है। औसत्य मतलब किया जाता है, मतलब क्या है, किया जाता है। मतलब बुद्धि परीक्षण के संदर्भ में औसत्य क्या है यहाँ पे नहीं है। अगर हम लोग पूछेगा सत्य क्या है तो आर्मी बीटा परीक्षण का उपयोग सामूहिक बुद्धि परीक्षण के लिए किया जाता है। क्लियर है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा आपके सामने। ये क्या है कि बुद्धि की प्रकृति, नेचर ऑफ इंटेलिजेंस के विषय में सामान्य और विशिष्ट गुण सिद्धांत किसने उपस्थित किए थे। तो स्पीयरमैन ने उपस्थित किए थे। किसने किए थे, स्पीयरमैन ने। तो स्पीयरमैन ने क्या कहा है, कौन सिद्धांत दिया, जल्दी बताइए आप लोग, कमेंट कीजिए जल्दी से। स्पीयरमैन जी ने कौन सा सिद्धांत दिया है, जल्दी बताइए। बहुत बढ़िया, कमेंट आना शुरू हो चुका है। द्विकारक सिद्धांत, स्पीयरमैन जी ने क्या दिया है, द्विकारक सिद्धांत, जिसको हम लोग जी कारक भी कहते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। वेरी गुड, जैसे ही क्वेश्चन बोले फिर वही क्वेश्चन क्या है कि जी कारक सिद्धांत। जी कारक सिद्धांत का प्रयोग किसने किया था, स्पीयरमैन ने। जी कारक मतलब क्या होता है, जनरल इंटेलिजेंस। जी से फुल फॉर्म जनरल इंटेलिजेंस। अब यहाँ पे क्या है कि जनरल इंटेलिजेंस द्विकारक सिद्धांत जो दिया था उसमें से उन्होंने अब किसी भी व्यक्ति के मस्तिष्क को 2 भागों में बांटा था, एक जनरल था और एक स्पेसिफिक था। क्लियर है। इसी अब पूछता है एस कारक सिद्धांत किसने दिया, तो यही है कि स्पेसिफिक और जनरल दोनों द्विकारक सिद्धांत इसी ने दिया है। इसके अकॉर्डिंग क्या था
कि व्यक्ति का मस्तिष्क दो तरह का होता है, जनरल, छोटा मोटा प्रॉब्लम है तो जनरल वर्क करने के लिए जनरल इंटेलिजेंस लगाते हैं, और कठिन वर्क है तो स्पेसिफिक इंटेलिजेंस लगाते हैं। क्लियर है? तो यही चीज़ था, कॉन्सेप्ट इसका था। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ये जितने भी क्वेश्चंस थे, इसका पार्ट 1 है ये। पार्ट 2 मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। तो आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर कमेंट करें। साथ ही साथ अगर आप लोग कोई भी इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। साथ ही साथ आप लोग अपने घर पे जहाँ पे भी हैं पढ़ाई करिए, जो भी डाउट होता है कमेंट कीजिए, फिर उसका मैं समाधान करूँगा। और हंसते खेलते रहिए और पढ़ते रहिए। चलिए, सभी को धन्यवाद।